मेरा नाम अहाना है और ये कहानी है कर्मों की, उस एक रात की जिसने मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया था। लोग कहते हैं कि तकदीर ऊपर वाला लिखता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कभी-कभी इंसानों के कर्म भी किस्मत का पासा पलट देते हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। चम्मच और प्लेटों के टकराने की आवाजें, मेहमानों की हंसी और धीमी चुगलियों की फुसफुसाहटें माहौल को आम दिखा रही थी। लेकिन उस शोर के नीचे कुछ ऐसा सुलग रहा था जिसकी आहट शायद सिर्फ मेरी धड़कनों को सुनाई दे रही थी। मैं भीड़ के बीच खड़ी थी, मगर अंदर से बिल्कुल अकेली, जैसे इस पूरे घर में मेरी मौजूदगी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो। तभी अचानक एक तीखी आवाज हवा को चीरती हुई गूंजी, बस बहुत हो गया है, अगर आपका हाथ उठा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस एक वाक्य ने पूरे हॉल पर खौफ की चादर फैला दी। हंसी थम गई, फुसफुसाहटें रुक गईं और सबकी नजरें एक ही दिशा में उड़ गईं। वो आदमी जो अभी कुछ देर पहले सर झुकाए खामोशी से सब सह रहा था, अब वो सीधा खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसी लाल आग थी जैसे बरसों का सब्र एक पल में राख हो गया हो। सामने खड़ी औरत का हाथ जो मेरे गाल पर पड़ने ही वाला था, वो हवा में ही रुक गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। मेरी सांस अटक गई थी, मैं जमीन पर गिर चुकी थी, गाल पर जलन थी और आंखों में आंसू नहीं बल्कि अपमान तैर रहा था। वो फिर गरजा, मैं इस घर में शादी नहीं करूंगा जहां इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। आपने इस लड़की को इंसान नहीं जानवर समझ रखा है। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी और हर शब्द जैसे वहां मौजूद लोगों की अंतरात्मा पर चोट कर रहा था। कुछ चेहरों का रंग उड़ गया, कुछ ने निगाहें झुका ली, मगर किसी ने आगे बढ़कर मेरा साथ नहीं दिया। तभी उसने गुस्से में अपने सर से पगड़ी उतारी और पूरी ताकत से मेज पर पटक दी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जैसे उस घर की नींव हिल गई हो। उसकी सांसें फूल रही थी, चेहरा तमतमाया हुआ था और कांपती उंगली से उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबकी सांसें रोक दी। ये वही पल था जिसने मेरी तकदीर का पासा पलट दिया, वही लम्हा जिसका इंतजार शायद मेरी आत्मा न जाने कब से कर रही थी, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ एक अनाथ थी, एक बोझ जिसे रिश्तेदारों के घरों में एहसान के नाम पर रखा जाता था और अपमान के नाम पर पाला जाता था। मैं ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां समझौते को संस्कार कहा जाता था और लड़कियों की ख्वाहिशों का गला घोटना आम बात थी। लेकिन फिर भी मेरे बचपन में एक रोशनी थी। मेरे पापा, जो एक सरकारी स्कूल में मास्टर थे, उनकी जेब में भले ही कम पैसे होते थे, मगर दिल में बादशाहों जितनी दौलत थी। वो अपनी थोड़ी सी सैलरी में भी मुझे रानी की तरह जीना सिखाते थे। हर शाम मेरे लिए किताबें लेकर आते और मुस्कुराकर कहते, अहाना, इंसान की असली ताकत उसका चरित्र होता है। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरे ही चरित्र की परीक्षा यूं सबके सामने ली जाएगी और उसी रात किसी और के कर्म मेरी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। उस रात का सन्नाटा आज भी मेरे कानों में गूंजता है और मैं सोचती हूँ कि अगर वो आवाज न उठती तो शायद मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। मेरे पापा और चाचा दो ही भाई थे। पापा बड़े थे और चाचा छोटे। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। हम सब जॉइंट फैमिली में एक ही छत के नीचे रहते थे। हमारे घर का आंगन बड़ा था, लेकिन दिल शायद सबके इतने बड़े नहीं थे। मेरा जन्म मेरे मम्मी पापा की शादी के पूरे 8 साल के बाद हुआ था। ये वो वक्त था जब हमारे खानदान वालों ने मेरी माँ को बांझ होने के ताने तक देना शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ चाचा की यहाँ पर शादी के पहले साल में ही बेटी हो गई थी और फिर इसके बाद एक दूसरी बेटी भी आ गई। चाची, जो कि पापा की भाभी थी, मेरी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। ये नफरत उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब मैं दुनिया में आई और मेरे पापा ने मुझे सर का ताज बना लिया। अभी मैं मुश्किल से 1 साल की ही थी कि चाची के यहाँ पर बेटा पैदा हो गया। घर में तो जैसे खुशी का तूफान ही आ गया था। चाची का गुरूर 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अक्सर बैठक में चारपाई पर बैठी हुई अपनी बेटियों के बालों में तेल लगाते हुए ऊंची आवाज में कहती थी, ताकि किचन में मौजूद मेरी माँ सुन ले, देखा तुमने, ऊपर वाले ने मुझे कैसे अब बेटा भी दे दिया, इस घर का वारिस। तुम तो 8 साल बैठी रही हो और फिर तुम्हारी बेटी हुई है जिसने कल को पराए घर चले जाना है। माँ ये सुनकर उदास हो जाती थी और अपनी नजरें झुकाकर खामोशी से सब्जी काटने लग जाती। उनके पास उनके तानों का कोई जवाब नहीं होता था। ऐसे में पापा वहाँ पर आ जाते तो शायद वो चाची की बातें सुन लेते। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आते और मुझे गोद में उठाकर हवा में उछाल लेते, फिर कहते कि मेरी बेटी तो मेरे लिए 7 बेटों की जैसी है।
भाभी, आप अपने बेटे पर नाज करिए, मुझे मेरी अहाना पर बहुत नाज है। ये मेरा नाम रोशन जरूर करेगी। पापा की ये बातें मेरी माँ के जख्मी दिल पर मरहम रख देती थी। चाचा जी चाची की तरह जहरीले नहीं थे, मगर वो अपनी पत्नी के आसार में बहुत ज्यादा थे। उनका अपनी जुबान पर कोई हक ही नहीं था। वो वही बोलते थे जो चाची कहती थी। उन्होंने एक दिन जज्बाती होकर पापा से कहा कि भाई, हम भाइयों का रिश्ता बच्चों में भी ऐसी रहना चाहिए जैसे कि मेरे बच्चे बड़े होंगे। मैं अपने बेटे की शादी बहुत अच्छे घर में करूंगा। तो पापा हंस दिए। हाँ, ये तो खुशी की बात है। बच्चों की खुशियाँ देखने का तो माँ बाप के दिल में बहुत अरमान होते हैं। हाँ भाई, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी आपस में प्यार से रहें। शायद तकदीर को हमारे लिए कुछ और ही मंजूर था। हमारी खुशियों को जैसे नजर लग गई थी। जब मैं 3 साल की हो गई तो मेरी माँ के सर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा। पहले तो आम सा दर्द समझकर डिस्पेंसरी से गोलियां खा लेती थी, मगर फिर जब दर्द नहीं बर्दाश्त हो सका, उनको चक्कर आने लगे, तो शहर जाकर टेस्ट करवाए गए। रिपोर्ट ने हम सबको हिलाकर रख दिया था। फिर पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। वो बीमारी से लड़ते लड़ते बहुत जल्दी निहाल हो गई। घर में उदासियों के डेरे जम गए। एक शाम वो मुझे अपने सीने से लगाए हुए लेटी हुई थी। वो मुझे प्यार कर रही थी। उनके हाथ मेरे बालों में थे कि अचानक से उनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उनकी आंखें छत पर जम गई थी। वो मुझे और पापा को इस भरे हुए मेले में अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई थी। माँ के जाने के बाद मेरी पूरी दुनिया मेरे पापा ही थे। वो मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार देते थे। मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने देते। सुबह जब वो स्कूल जाने के लिए अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बैठक में निकालते, तो मैं दौड़कर उनकी टांगों से लिपट जाती। पापा, मैं भी जाऊंगी। वो मुस्कुराते और मुझे उठाकर बाइक के टैंक पर बिठा लेते। चलो मेरी गुड़िया, तुम्हें स्कूल छोड़कर जाऊंगा। वापसी पर उनके हाथ में कभी गरम जलेबियां होती तो कभी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां। वो मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को अपनी जरूरत पर भी दर्जा देते थे। चाची को ये बात एक आंख भी नहीं भाती। वो किचन के दरवाजे में खड़ी होकर जहरीले अंदाज में कहती कि भाई, लड़की है, इसको इतना सर पर मत चढ़ाओ। कल को किसी और के घर पर जाना है, इसको बिगाड़ो मत, वरना नाक कटवाएगी आपकी। पापा नरमी से लेकिन संजीदगी से जवाब देते कि भाभी, उसकी माँ नहीं है। अगर मैं भी इसको लाड नहीं करूंगा तो कौन इसको प्यार करेगा। और रही बात अगले घर की, तो वो नसीबों वाली होगी। जहाँ पर मेरी बेटी जाएगी, मेरी अहाना शहजादियों की तरह राज करेगी। मुझे क्या पता था कि ये लाड प्यार सिर्फ कुछ सालों का ही मेहमान है। और 12 साल की थी जब जिंदगी ने दूसरा और सबसे बड़ा वार किया था। कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी हंसती बसती दुनिया को किरची किरची कर दिया। उस दिन बहुत ज्यादा धुंध थी। पापा मुझे स्कूल छोड़कर दूसरे गांव अपने काम से जा रहे थे। रास्ते में धुंध की वजह से एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। सर पर बहुत ज्यादा चोट आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। जब उनकी बॉडी घर पर लाई गई तो मेरे सर से आसमान हटकर गिर गया। मैं उनको उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं उनके सीने से लगकर बहुत ज्यादा रो रही थी कि पापा, उठ जाइए पापा, मुझे चूड़ियां ला कर दीजिए पापा, आप बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन वो खामोश थे। उस दिन सिर्फ मेरा बाप नहीं मरा था, बल्कि मेरी इज्जत, मेरा सुकून, मेरा बचपन और मेरी सब ख्वाहिश भी उसी दिन मर चुकी थी। उनके अंतिम संस्कार के तीसरे दिन ही जब पापा की आत्मा की शांति के लिए पूजा हो रही थी, तो चाची ने मेरा स्कूल का बस्ता उठाकर स्टोर रूम में फेंक दिया। मैं डरते डरते उनके पास गई। चाची, मुझे स्कूल जाना है, मेरा होमवर्क भी रह गया। चाची ने नफरत से मुझे सर से पांव तक देखा और हाथ में पकड़ा हुआ झाड़ू मेरी तरफ उछाल दिया। स्कूल? कौन सा स्कूल? अब कहीं तुम्हारे बाप का खजाना नहीं दबा हुआ? अब कहीं तुम्हारे बाप का खजाना नहीं दबा हुआ यहाँ पर, जो मैं तुम्हारी फीस भरती फिरूंगी और नखरे उठाऊंगी? आज से तुम घर का काम करोगी। तुम्हारे चाचा अकेले कमाने वाले हैं और खाने वाले 10 मुंह हैं। यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने की इजाजत मैं किसी को नहीं देती। और पढ़ लिख कर तुमने कौन सा ऑफिसर बन जाना है? मैं रोती हुई चाचा के पास गई कि शायद वो कुछ बोलेंगे, शायद उनको अपने भाई का ख्याल आ जाएगा, लेकिन वो अखबार में मुंह दिए हुए खामोश बैठे रहे थे। उन्होंने एक नजर उठाकर भी मुझे नहीं देखा। उनकी इस खामोशी ने मेरे दिल पर आखिरी वार कर दिया था। उस दिन मुझे समझ आ गया कि अब इस घर में मेरी हैसियत बेटी की नहीं है, बल्कि एक नौकरानी की है। ये शायद नौकरानी से भी ज्यादा खराब। वक्त गुजरता गया। मैं 12 साल से अब 18 साल की हो गई थी। इन 6 सालों में मैंने किताबों के पढ़ने की जगह बर्तन धोए थे और कांपते हाथों से झाड़ू पकड़ी थी। मेरे हाथ खुरदुरे हो गए थे। मेरी कजिन हेमा और उर्वी स्कूल से कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई थी।
वो नए कपड़े पहनती, पार्लर जाती, जबकि मैं घर की 4 दीवारी में कैद होकर रह गई थी। मुझे पुराने उतरन कपड़े पहनाए जाते। चाचा का व्यवहार बहुत ज्यादा जुल्म से भरा हो गया था। चाची का व्यवहार बहुत ज्यादा जुल्म से भरा हो गया था। वो न सिर्फ मुझसे जानवरों की तरह काम लेती थी, बल्कि जरा सी गलती पर वो मारपीट से भी ऊपर पहुंच जाती। सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो शाम को चाचा के कान भरती, ताकि चाचा के दिल में मेरे लिए जो थोड़ी बहुत हमदर्दी बची हुई है वो भी खत्म हो जाए। अरे सुनिए, आज फिर मोहल्ले का वो लड़का छत की तरफ देख रहा था। मैंने वहाँ पर आहाना को कितनी बार कहा है कि दुपट्टा ओढ़कर छत पर जाया करे, लेकिन इसके तो दिमाग में भी कोई बात बैठती ही नहीं है। ये लड़की हमारी इज्जत एक दिन मिट्टी में मिला देगी। इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लगते। तो चाचा गुस्से से लाल पीले हो जाते और वो बिना किसी बात की पूछताछ करे सीधा मेरे पास आ जाते। इधर आओ। मैं डरते हुए पास जाती। मेरे हाथ आटे से भरे हुए होते तो वो बिना पूछे मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देते। अगर तुमने मेरी पगड़ी उछाली तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, समझ आई? भाई की परवरिश की तुम धज्जियां उड़ाओगी। मैं रोते हुए कहती कि चाचा, मैं तो छत पर गई ही नहीं थी, मैं तो किचन में रोटियां बना रही थी। ऊपर वाले की कसम, मैं नहीं गई थी। लेकिन मेरी सच्चाई चाची के झूठ के सामने बिल्कुल बेमतलब थी। चाचा जी अब मुझसे नफरत करने लगे थे। वो वादा जो उन्होंने पापा से किया था कि वो हम सब बच्चों के लिए कुछ अच्छा फ्यूचर देखेंगे और सबका ही ख्याल रखेंगे, किसी के साथ कुछ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, लेकिन अब चाचा मेरे साथ और अपने बच्चों में भेदभाव करते। उनका बेटा रवि भी अब यूनिवर्सिटी जाता था। वो अपनी माँ की तरह ही मुझे नफरत की नजर से देखता था और नौकरानी कहकर बुलाता। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर कुदरत ने मुझे शक्ल सूरत में ऐसा खूबसूरत बनाया था कि देखने वाले ठिठक जाते। गरीबी और मेले कुचेले कपड़ों के बावजूद भी मेरा रंग रूप छुपता ही नहीं था। मेरी आंखों में जो उदासी होती थी वो मेरी खूबसूरती को और भी ज्यादा दिखाती। शायद यही बात चाची और उनकी बेटियों को खटकती थी। जब भी कोई मेहमान घर पर आता, चाची मुझे किचन में छुपा देती या मेले कपड़े पहनाकर उनके सामने लाती, ताकि मैं नौकरानी ही लगूं। चाची की बड़ी बेटी हेमा की शादी हो गई थी, लेकिन उसका व्यवहार भी अपनी माँ जैसा ही था। छोटी बेटी उर्वी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो अपने आप को किसी शहजादी से कम नहीं समझती थी और हर वक्त शीशे के सामने खड़ी रहती। पूर्वी का यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो था, जिसको वो बहुत पसंद करती थी। वो लड़का शरीफ था, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी उससे नहीं करेंगे। फिर भी उसने घर में शादी की बात करी तो चाची ने आसमान सर पर उठा लिया था। खबरदार, अगर किसी कंगाल लड़के का नाम भी लिया तो वो बहुत ही गरीब है। मेरी बेटी किसी चौधरी या फिर सेठ के घर पर जाएगी, किसी क्लर्क के घर पर नहीं। बिल्कुल नहीं, हमने अपनी नाक नहीं कटवानी है। इस बीच एक रिश्ता करवाने वाली मासी ने चाचा को बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून के घराने का रिश्ता बताया था। लड़के का नाम वियान था और शहर का वो जाना माना बिजनेसमैन भी था। दौलत पैसे में उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। चाची की आंखों में लालच की चमक आ गई। मासी, तुम बस बात पक्की करवाओ, मुंह मांगा इनाम दूंगी तुम्हें। ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। जब उस लड़के वियान की फैमिली उर्वी को देखने के लिए आई तो घर में हंगामा सा मचा हुआ था। मुझे सुबह से ही पिछले बैठक में बंद कर दिया गया था कि मेहमानों के सामने मनहूस सूरत लेकर मत आना। मैं सारा दिन भूखी प्यासी वहीं पर टूटी हुई चारपाई पर बैठी रही, दीवारों को देखती रही। शाम को जब मेहमान चले गए तो चाचा मिठाई का डब्बा लेकर कमरे में आए और खुशी से चीखने लगे कि मुबारक हो, लड़के वालों ने उर्वी को पसंद कर लिया है। वो लोग अगले महीने ही शादी करना चाहते हैं। हमारी तो किस्मत खुल गई है। उर्वी जो कल तक अपने क्लास फेलो के लिए जान देने की बातें किया करती थी, वियान की गाड़ी और ब्रांडेड सूट और उसकी दौलत देखकर फौरन से बदल गई। उसने इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और उससे कहने लगी कि देखो, हमारे स्टेटस मैच नहीं करते। मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के के साथ पूरी जिंदगी बस के धक्के नहीं खा सकती हूँ। मेरा रिश्ता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हो गया है। आज के बाद मुझे फोन मत करना। उसने इतनी आसानी से एक रिश्ता तोड़कर दूसरे अमीर रिश्ते को गले लगा लिया, जैसे कि कोई पुराने कपड़े बदलते हैं। उसको अपनी खूबसूरती और किस्मत पर इतना ज्यादा गुरूर चढ़ गया था। शादी की तारीख तय हो गई। चाची की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वो चाहती थी कि मंगनी का खर्चा बचाया जाए और डायरेक्ट शादी की जाए। वियान के घर वाले बहुत अमीर थे, लेकिन चाचा ने रोते हुए ड्रामा रचाया था कि हम बहुत गरीब लोग हैं, बेटी की विदाई सादगी के साथ करना चाहते हैं। वियान के मम्मी पापा बहुत सुलझे हुए समझदार लोग थे। उन्होंने चाची की बात मानी और सादगी से शादी का फंक्शन रखा। पर चाची की सादगी से शादी का मतलब सिर्फ अपना पैसा बचाना था।
वियान के घर वालों ने उनको दहेज देने से भी मना कर दिया और बल्कि चाचा ने उन लोगों से लाखों रुपए के तोहफे की फरमाइश करनी शुरू कर दी। घर में शादी की तैयारियां हो रही थी, घर में पेंट हो रहा था, नए पर्दे लग रहे थे। उन सब कामों का बोझ मेरे कंधों पर था। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती और रात को 2 बजे तक काम करती रहती। कभी दर्जी के चक्कर का, कभी सफाई, कभी मसाले पीसना। मेरे हाथों में छाले भी पड़ गए थे और पैरों में सूजन आ गई, लेकिन चाची को रहम नहीं आता था। वो सोफे पर बैठकर हाथ में चाय का कप लिए हुए मेरे ऊपर हुक्म चलाती रहती। आहाना, पर्दे ठीक से धोए थे ना? कहीं दाग तो नहीं रह गया? अगर वियान की माँ ने कोई कमी निकाल दी ना तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी, समझ आया? ये कालीन पर मिट्टी नजर आ रही है, दोबारा से झाड़ू लगा, उसको ठीक से सफाई करो। अंधी हो गई हो क्या? शादी से 2 दिन पहले मुझे हल्का बुखार की हरारत महसूस होने लगी। जिस्म टूट रहा था और सर भारी हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी। मैंने हिम्मत करके चाची से कहा, चाची मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं? मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो चाची ने मुझे घूर कर देखा और हंसने लगी। वाह, महारानी को बुखार हो गया? अभी 2 दिन बाद घर में मेहमान आ रहे हैं और तुम्हें आराम सूझ रहा है? ये ड्रामेबाजी करना छोड़ो, जाओ जाकर मेहमानों के कमरे को साफ करो। जब तक काम खत्म नहीं होगा ना तो खाना नहीं मिलेगा। मैं खामोशी से उठकर चली गई। दवाई तो दूर की बात, मुझे आराम का एक पल भी नहीं मिल रहा था। बुखार बढ़ता ही गया, लेकिन काम की रफ्तार कम नहीं हुई थी। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। ढोलक की थाप पर गीत गाए जा रहे थे और उर्वी पीले कपड़ों में दुल्हन बनी हुई बैठी थी। चेहरे पर उपटन लगा हुआ था और उसकी फ्रेंड्स उसको घेर कर बैठी हुई हंस रही थी। मैं कोने में खड़ी हुई मेहमानों को चाय दे रही थी। मेरा जिस्म बुखार से तप रहा था, आंखें जल रही थी और हलक में कांटे चुभ रहे थे। तभी उर्वी की नजर मेरे ऊपर पड़ी। उसने अपनी फ्रेंड्स के कान में कुछ कहा और वो सब मेरी तरफ देखकर हंसने लगी, मेरा मजाक बनाने लगी। उसकी एक दोस्त ने ऊंची आवाज दी ताकि सब सुन सके, अरे आहाना, जरा इधर तो आओ, देखो दुल्हन को नजर नहीं लग जाए, तुम जरा हटकर खड़ी रहो। तुम्हारे ये पुराने और फटे हुए कपड़े मेहमानों को बुरे लग रहे हैं, तुम किसी भिखारन से कम नहीं लग रही हो। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई। मैंने वही सूट पहना हुआ था जो पिछली दिवाली पर चाची ने अपनी बेटी का उतरा हुआ मुझे दिया था, जिसका रंग भी उड़ गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। जब सब सो गए तो मैं किचन में बर्तन धो रही थी। बुखार अब भी बहुत ज्यादा था। थर्मामीटर अगर होता तो शायद पारा 103 से भी ऊपर होता। मुझे अपना आप सुन होता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने दीवार का सहारा लिया ताकि गिर नहीं जाऊं। कल शादी थी, वो दिन जो मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी मोड़ साबित होने वाला था, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ मौत अपनी तरफ आती दिखाई दे रही थी। मैं वहीं पर किचन में ठंडे फर्श पर बैठ गई और अपनी माँ को याद करके रोने लगी कि काश आप जिंदा होती तो कोई मुझे ऐसे जानवर नहीं समझता। पापा, आप मुझे लेने क्यों नहीं आ जाते? मुझसे अब ये सब नहीं सहा जाता। मुझे नहीं पता था कि कल का सूरज मेरे लिए क्या लेकर आएगा। बस इतना पता था कि चाची ने कल के लिए मेरी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं, जो एक सेहतमंद इंसान भी अकेला नहीं कर सकता था। और मैं इस 103 डिग्री बुखार में वो सब कुछ कैसे करती, ये सोचकर भी मेरी आत्मा कांप रही थी। डर और बीमारी ने मुझे जकड़ रखा था और सूरज की किरणें निकलनी शुरू होने वाली थी। घर में एक तूफान उठ गया। ये तूफान खुशी का नहीं बल्कि अफरा तफरी का था, जो चाची की चीख पुकार से पैदा हुआ था। सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि घर के दरो दीवार हिलने लगे। आज शाम वियान और उसके मम्मी पापा ने रस्म के लिए और खाने पर आना था। ये शादी से पहले की एक रस्म की मुलाकात थी ताकि दोनों परिवारों के करीब रिश्तेदार आपस में घुल मिल जाए। चाची का बस नहीं चल रहा था कि वो पूरे घर को सोने का बना दे। उन्होंने सुबह सवेरे ही मुझे उठा दिया था। मेरा सर भारी हो रहा था और हलक में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन मैं शिकायत करने की जगह खामोशी से दुपट्टा सर पर जमाए काम पर लग गई। आहाना, ए मनहूस मारी, अभी तक बर्तनों की टोकरी वहीं पर पड़ी हुई है। मेहमानों के आने में सिर्फ 4 घंटे बाकी रह गए हैं और तुम्हारी सुस्ती ही नहीं खत्म हो रही। चाची की आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं किचन में फर्श पर बैठी हुई कांप रही थी। ठंडा पानी जब मेरे बुखार से तपते हुए हाथों पर पड़ा तो मुझे झुरझुरी आ जाती। मैं खड़ी हुई बर्तन धो रही थी। चाची, साबुन खत्म हो गया है, दूसरा दे दीजिए। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई। चाची किचन के दरवाजे पर आई। उनके हाथों में नए पर्दे थे। उन्होंने नफरत से मुझे देखा कि तुम खाती भी इतना ज्यादा हो कि 10 आदमी खा जाएं और चीजें भी इसी तरह से खराब करती हो। अभी कल ही तो मैंने टिकिया दी थी, अब क्या मैं साबुन बनाने बैठ जाऊंगी? ये राख से बर्तन मांजो
और खबरदार जो मुझे दोबारा से आवाज दी। मैंने खामोशी से राख उठाई और पतीले रगड़ने लगी। मेरी उंगलियों के पोरवों से खून निकलने लगा था, लेकिन दिल में उठने वाला दर्द उस जिस्म की तकलीफ से कहीं ज्यादा था। दोपहर तक घर की सजावट पूरी हो गई थी। उर्वी पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। वो किसी गुड़िया की तरह सजी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में वो शर्म नहीं दिख रही थी जो एक दुल्हन का जेवर होती है, बल्कि ये गुरूर और घमंड था, दौलत का नशा था। वो सोफे पर टांग रखकर बैठी हुई थी और अपनी फ्रेंड्स को उंगली के इशारे पर नचा रही थी। यार मेरा लहंगा ठीक करो, इसमें सिलवट आ रही है। अरे कोई जूस तो पिला दो, मेरा गला सूख गया है। मैं वहीं पर पास ही कालीन पर ब्रश मार रही थी जब उर्वी की नजर मेरे ऊपर पड़ी। उसने मुंह बनाकर अपने दोस्त से कहा कि इसको कहो कि यहाँ से हट जाए, इसके मेले कपड़ों की वजह से मेरे फोटोशूट का बैकग्राउंड खराब हो रहा है। मैंने नजर उठाकर अपनी कजिन को देखा। हम एक ही दादा की औलाद थे, लेकिन आज जमीन आसमान का फर्क था। वो ऐसे तख्त पर बैठी हुई थी और मैं उसके कदमों की धूल साफ कर रही थी। मैं खामोशी से अपना सामान समेटकर वहां से हट गई। शाम होते ही वियान के घर की गाड़ियों का आना जारी हो गया। सब गाड़ियां हमारे घर के बाहर आकर रुकने लगी। वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी जिनको देखकर मोहल्ले वाले भी घरों से बाहर निकल आए थे। चाची और चाचा दौड़कर उनके स्वागत के लिए गए। मैं किचन की खिड़की से ये सब मंजर देख रही थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और वियान बाहर निकल आया। वो एक सुलझा हुआ रौबदार पर्सनैलिटी का मालिक था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो वैसा नहीं था जो गलियों में सीटियां बजाते फिरते हैं। उसके साथ उसके मम्मी पापा थे। सफेद बालों वाली औरत साथ थी, यानी वियान की माँ। वो लोग आए तो चाची ने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया। अरे आइए आइए, हमारे गरीब घराने में आपका स्वागत है। वियान बेटा, क्या बात है, तुम्हें नजर नहीं लग जाए, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। फिर वो ड्राइंग रूम में उन सबको लेकर गई। मुझे हुक्म था कि जब तक मेहमानों को कुछ चाहिए नहीं हो, मैं सामने नहीं आऊं। थोड़ी देर के बाद चाची किचन में आई। उनका सांस फूला हुआ था। आहाना जल्दी करो, चाय लाओ और मेहमानों के पास जाओ। ये दुपट्टा जरा ढंग से ओढ़ लेना, अपनी मनहूस शक्ल छुपाकर रखना। वियान की माँ बहुत उसूलों वाली औरत है, उनको बदसलीका पसंद नहीं है। मैंने कांपते हुए हाथों से चाय की ट्रॉली सजाई। मेरा बुखार अब तेज हो रहा था। टांगे मेरा बोझ नहीं उठा पा रही थी, लेकिन मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला और ट्रॉली धकेलती हुई ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो सबकी नजरें मुझ पर पड़ी। उर्वी वियान के साथ वाले सोफे पर नहीं, बल्कि वो अलग बैठी हुई थी। बड़े स्टाइल से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। मैंने झुकी हुई नजरों के साथ ट्रॉली उसके करीब करी। वियान की मम्मी, जिनको सब आराध्या जी कह रहे थे, उन्होंने मुझे गौर से देखा। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा चेहरा बहुत लाल सा हो रहा है। उनका लहजा इतना ज्यादा नरम था कि मैं एक पल के लिए चौंक गई। इस घर में मुझसे किसी ने इस लहजे में आज तक बात नहीं की थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, चाची फौरन से बोल पड़ी। अरे कुछ नहीं बहन, ये हमारी दूर की रिश्तेदार है। बेचारी अनाथ है, जरा दिमाग से पैदल है और कामचोर भी है, तो सारा दिन धूप में फिरती रहती है, इसलिए उसका चेहरा लाल है। आप इसकी फिक्र नहीं करिए। मैंने होठ खींच लिए। चाची ने मुझे पागल कह दिया था। वियान ने भी चौंक कर चाची की तरफ देखा और फिर मुझे उसकी गहरी काली आंखों में एक सवाल था जिसको मैं समझ नहीं पाई। मैंने चाय का कप बनाकर वियान की तरफ बढ़ाया। मेरा हाथ बुखार की वजह से कपकपा रहे थे। कप प्लेट से टकराया और हल्की सी छनक की आवाज आई। चाय की एक बूंद छलक कर प्लेट में गिर गई। चाची जी ने मुझे बहुत घूर कर देखा, जैसे कि अभी मुझे कच्चा चबा जाएंगी। देखा बहन जी, मैं नहीं कहती थी कि इसको कोई तमीज नहीं है। लाओ इधर दो मुझे। चाची ने मेरे हाथ से कप झपट लिया। वियान ने धीरे से हाथ उठाया। अरे कोई बात नहीं आंटी, रहने दीजिए, शुक्रिया। उसने मेरे हाथ से कप लिया और मुझे देखा। आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वियान की ये बात उस कमरे में मौजूद हर इंसान पर भारी गुजरी थी। उर्वी का मुंह खुला का खुला रह गया। चाचा ने बात को संभालना चाहा। हाँ हाँ बेटा, तुम चाय पियो ना, और आहाना तुम जाओ, किचन में और भी काम है। फिर मैं वहां से निकल गई थी, पर मेरा दिल अजीब सी हालत में था। वो इंसान जो इस घर का दामाद बनने वाला था, उसने मुझे इंसान समझा था। खाने के बीच मुझे फिर से बुलाया गया। इस बार मुझे मेहमानों के हाथ धुलवाने के लिए पानी और तौलिया लेकर जाना था। जब मैं उर्वी के पास पहुंची तो उसने जानबूझकर अपना पांव आगे कर दिया। मैं ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। पानी का जग मेरे हाथ से छूट गया और थोड़ा सा पानी कालीन के ऊपर गिर गया। उर्वी चीखने लगी, तुम अंधी हो क्या? मेरा इतना महंगा जोड़ा खराब कर दिया तुमने। तुम्हें कोई काम ढंग से आता भी है? मम्मी, इस लड़की को यहाँ से हटाइए, ये सारा मूड खराब कर रही है मेरा।
तभी चाची उठकर आई और मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया कि दफा हो जाओ, यहाँ से नजर मत आना अब। मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए बर्तन उठाने लगी। तभी मैंने देखा कि वियान खाना छोड़कर उर्वी को देख रहा है। उसकी नजरों में तरस था। क्या हुआ है वियान, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? उर्वी ने मासूमियत से पूछा तो वियान ने टिश्यू से हाथ साफ कर लिए। कुछ नहीं, बस मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है, और वैसे भी गलती इंसान से ही होती है। इतना बुरा व्यवहार करने की क्या जरूरत है? उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया था। उर्वी का चेहरा फीका पड़ गया। चाची ने फौरन से बात को संभाला। हाँ बेटा, बच्ची है, डर गई थी कि कहीं कपड़े खराब नहीं हो जाए। आप खाना खाइए ना। मेहमानों के जाने के बाद चाची ने मेरा वो हाल किया जो मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर दीवार के साथ पटक दिया। तो इसीलिए आई थी ना वहां, जानबूझकर अपनी मनहूस शक्ल दिखाने के लिए, ताकि वो लड़का तुझ पर तरस खाए। सुन ले कान खोलकर, अगर कल शादी के वक्त भी तूने कोई ड्रामा किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। मुझे रात का बचा हुआ खाना भी नहीं दिया गया। मेरा बुखार अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिस्म आग की तरह तप रहा था। मैं अपने छोटे से ठंडे कमरे में बिना बिस्तर के लेटी हुई थी। बाहर बैठक में कल की शादी के लिए तैयारियां हो रही थी। लाइट्स लग रही थी, फूलों की सजावट हो रही थी। मुझे काम वाली की आवाज सुनाई दी। मालकिन साहिबा, आहाना की तबीयत बहुत खराब लग रही है, उनको डॉक्टर के पास ले जाइए। चाची की बेरहम आवाज आई। अरे सड़ने दो इसको अभी, मेरे पास इतना बेकार का टाइम नहीं है। कल मेरी बेटी की शादी है। अगर ये मर भी गई तो इसका अंतिम संस्कार शादी के बाद ही होगा। इसको कहो चुपचाप पड़ी रहे और सुबह सवेरे उठकर बैठक की सफाई करे। ये सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोया था। मैंने आसमान की तरफ देखा कि ऐ ऊपर वाले, क्या मेरा इम्तिहान कभी खत्म नहीं होगा? आपने मेरे पापा को क्यों बुला लिया और मुझे इन जालिमों के रहमो करम पर क्यों छोड़ दिया? रात गहरी होती गई। मेरा जिस्म बुखार में जल रहा था और दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। कभी मुझे लगता कि पापा मेरे सिरहाने बैठे हुए हैं, तो कभी लगता कि चाची मुझे मारने आ रही हैं। अगली सुबह मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला था, लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि ये फैसला जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर लिखा जा चुका है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और तकलीफदेह रात थी। मैं करवटें बदलती रही, पानी के लिए तरसती रही, लेकिन कोई मुझे पानी का एक घूंट देने वाला भी नहीं था। कल का सूरज उगने वाला था, वो सूरज जो चाची के घर खुशियां लेकर आने वाला था, और मेरे लिए और ज्यादा बेइज्जती और तकलीफ। लेकिन कुदरत खामोशी से अपना खेल खेल रही थी, एक ऐसा खेल जिसके मोहरे अपनी जगह पर आ चुके थे। बस अब फैसला होना बाकी था। दूसरी तरफ उस आलीशान बंगले के बड़े से लॉन में वियान अभी तक जाग रहा था। सोफे पर बैठा हुआ गहरी सोच में खोया हुआ था, जब उसकी मम्मी आराध्या जी धीरे से चलती हुई वहां पर आई। वियान बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? कल को तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो अभी सो जाना चाहिए था। आराध्या जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा। तो वियान ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर सीधा हो गया। नींद नहीं आ रही है माँ, दिमाग में कुछ अजीब से सवाल घूम रहे हैं। वियान की आवाज में एक ऐसी संजीदगी थी जिसने उसकी मम्मी को परेशान कर दिया। वो वहीं उसके पास बैठ गई। कैसे सवाल? बेटा, क्या तुम उर्वी से शादी के फैसले पर खुश नहीं हो? वियान ने सर झुका लिया और कुछ देर कालीन के निशान और रंगों को घूरता रहा। फिर उसने नजर उठाकर माँ की तरफ देखा। मम्मी, आपने आज वहां पर कुछ नोट किया? उर्वी के घर का माहौल वहां पर कुछ तो अजीब था। तो आराध्या जी ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बेटा, देखा तो था, बहुत दिखावा था उन लोगों में। उर्वी की माँ की बातें हद से ज्यादा दिखावे से भरी थी। तब मुझे भी कुछ अजीब ही लगा। लेकिन बेटा, हमें लड़की से मतलब है ना, और उर्वी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, शायद वो यहाँ एडजस्ट कर लेगी। तभी वो बेचैनी से खड़ा हो गया और लॉन में टहलने लगा। परेशानी सिर्फ दिखावे की नहीं है मम्मी, परेशानी तो उनके व्यवहार की है। आपने उस लड़की को देखा, वो जो चाय लेकर आई थी? आहाना नाम था शायद। वियान के दिमाग में मेरी वो सहमी हुई सूरत और लाल चेहरा घूम गया था। हाँ बेचारी, बहुत ज्यादा बीमार सी लग रही थी। उसकी चाची कह रही थी कि वो दिमाग से कुछ कमजोर है। आराध्या जी ने याद करते हुए कहा। नहीं मम्मी, वो मुझे कोई दिमाग की मरीज नहीं लगी थी। उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि एक ऐसा डर था जो सालों के जुल्म से पैदा होता है। जब उसके हाथ से चाय का कप छलक गया था तो उसके चेहरे पर जो रंग आए वो शर्म के नहीं थे, वो डर के थे। जैसे उसको यकीन हो कि अब उस पर कोई तूफान आने वाला है। और उर्वी का व्यवहार, उसने किस तरह से उसको धुतकारा था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वियान की बात सुनकर उसकी मम्मी खामोश हो गई थी कि ये बात सुनकर वो कुछ परेशान हुई। बेटा, हर घर के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। हो सकता है कि वो लड़की सच में कामचोर हो, जैसा कि उसकी चाची ने कहा। तुम ज्यादा मत सोचो, अब तो रिश्ता तय हो चुका है,
कल को तुम्हारी शादी है, इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। वियान ने खामोशी से सर हिला दिया, लेकिन उसका दिल तसल्ली से नहीं था। उसके ज़मीर पर एक बोझ था जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वापस चाची के घर रात के 2 बज रहे थे जब मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। रोशनी की एक तेज़ लकीर मेरी आंखों में पड़ी और मैं हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जिसने साथ देने से मना कर दिया। चाची दरवाजे में खड़ी हुई थी। उनके हाथ में एक भारी भरकम शादी का जोड़ा था। उठो महारानी, क्या तुम समझ रही हो कि बीमारी का बहाना बनाकर तुम काम से बच जाओगी? चाची ने वो भारी सा लहंगा मेरी चारपाई पर फेंक दिया। इस पर लगे हुए सितारे और मोती रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन मेरे लिए किसी सांप की खाल से कम नहीं थे। चाची पानी। मेरा हलक सूख रहा था। मुश्किल से मैंने कहा, पानी? तो चाची ने नफरत से मुझे देखा। पानी मिलेगा, पर पहले ये काम करो। उर्वी की शादी का सूट है, दर्जी अभी देकर गया है, लेकिन इसकी प्रेस ठीक नहीं है। इसको अभी और इसी वक्त प्रेस करो। खबरदार, जो एक भी सिलवट रह गई या कपड़ा जरा भी जल गया तो अगर इस कपड़े में कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। पर चाची, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं कैसे खड़ी होंगी? मैंने रोते हुए मिन्नतें करी थी। ये तुम्हारी परेशानी है। मुझे सुबह तक ये सूट हैंगर में टंगा हुआ चाहिए, वरना उसके नतीजे की तुम खुद जिम्मेदार होगी। चाची ये कहकर कमरे से निकल गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कांपते हुए हाथों से वो भारी जोड़ा उठा लिया। उसका वजन मेरे कमज़ोर हाथों पर भी भारी महसूस हो रहा था। मैं दीवार का सहारा लेकर प्रेस वाले टेबल तक पहुंची। जैसे ही मैंने प्रेस का प्लग लगाया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी और ये गर्म प्रेस मेरे ऊपर गिर जाएगी। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद करी और अपने पापा को याद किया। पापा, देखिए ना, आपकी गुड़िया के साथ क्या हो रहा है? आप तो कहते थे कि मैं शहजादी हूँ। शहजादियाँ तो ऐसी नहीं होती ना पापा। शहजादियाँ तो उर्वी के जैसी होती हैं। मेरे आंसू प्रेस की गर्म तले पर गिरने लगे और छन से भाप बनकर उड़ गए। मैंने खुद को संभाला। अगर ये सूट जल गया तो चाची सच में मुझे जान से मार देंगी। मैंने एक एक कली को, एक एक सिलवट को ध्यान से प्रेस करना शुरू कर दिया। बुखार की वजह से मेरा जिस्म तप रहा था। कभी कभी मुझे लगता कि एक कमरे में मेरे पापा खड़े हैं और मुझे बुला रहे हैं, बेटा आहाना, बस कर दो, आ जाओ मेरे पास। और मैं चौंक कर पीछे देखती तो वहां पर सिर्फ वीरानी होती। रात के 3 बज गए, फिर 4, और जब सूरज उगने लगा तब मैंने कमीज को हैंगर में लटकाया। मेरा काम खत्म हो गया था, लेकिन मेरी हिम्मत भी खत्म हो रही थी। मैं वहीं कालीन पर बैठ गई। ये वो वक्त था जब मैंने ऊपर वाले से फूट फूट कर रोते हुए प्रार्थना करी, ऊपर वाले, मैं थक गई हूँ, मुझे या तो सब्र दे दे या फिर मुझे भी मेरे पापा के पास बुला ले। मैं अनाथ हूँ, यहाँ मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे लिए किसी देवता को भेज दे और मुझे यहाँ से उठा ले। मेरी हिचकियाँ बंद गई थी। जमीन की ठंडक मेरे पैरों को छू रही थी और दिल को सुकून दे रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बुरी तरह रोती रही और रोते रोते मेरी कब आंख लग गई। जब मैंने सर उठाया तो खिड़की से हल्की हल्की सी तेज रोशनी आना शुरू हो गई थी। अचानक से कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। वहां की नौकरानी डरते हुए अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक प्याली में गर्म दूध और एक रोटी थी। आहाना बेटी, उन्होंने हल्की आवाज में कहा। मैंने पलटकर देखा तो वो तेजी से मेरे पास आ गई और मेरे माथे पर हाथ रख दिया। उनका चेहरा डर से सफेद हो रहा था। अरे तुम तो कोयले की तरह तप रही हो। ये जालिम औरत ने तुम्हें सारी रात जगाया ना। उन्होंने जबरदस्ती मुझे दूध का गिलास पकड़ा दिया। ये लो, जल्दी से इसको पी लो। अगर ये डायन आ गई तो तुम्हें कुछ भी खाने नहीं देगी। मैंने बड़ी मुश्किल से ये दूध छुपाया है। मैंने मना करना भी चाहा कि नहीं, मैं नहीं पी रही, क्योंकि हलक से कुछ उतर ही नहीं रहा था, पर उनकी ममता भरी आंखों ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैंने मुश्किल से 2 घूंट दूध पिया ही था कि बाहर से चाची की गरजदार आवाज आ गई। वो नौकरानी को बुला रही थी। तभी वो घबरा गई और वहां से जाने लगी। बेटी, तुम लेट जाओ, थोड़ी देर में बाहर संभाल लूंगी। अगर मालकिन ने तुम्हें देख लिया तो फिर बहुत बुरा होगा। वो बर्तन छुपाकर बाहर भाग गई। मैंने मुश्किल से खुद को घसीटा और चारपाई पर गिर गई। मेरा जिस्म उस वक्त लकड़ी की तरह जकड़ चुका था। जोड़ों में इतना दर्द था कि हिलना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि शायद अब थोड़ी देर सुकून मिल जाएगा। नींद ने मुझे अपनी वादियों में ले लिया, पर यह सुकून सिर्फ कुछ लम्हों के लिए ही था। अभी मेरी आंख लगे हुए मुश्किल से 15 मिनट ही हुए होंगे कि एक बार फिर से मेरे सर पर तूफान आ खड़ा हुआ। दरवाज़ा एकदम से खुल गया। इस बार चाची अकेली नहीं थी, उनके साथ उनकी बड़ी बेटी हेमा भी थी। देखो ज़रा मम्मी, हम वहाँ मेहमानों में लगे हुए हैं और ये महारानी यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रही है।
हेमा ने हंसते हुए कहा। चाची मेरे सिरहाने आकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आज उनकी बेटी की शादी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। बाहर खाना बनने वाला था। फूलों की सजावट वाले गेट पर काम कर रहे थे और वो चाहती थी कि उनका घर शीशे की तरह चमके, और इस चमक के लिए उनको एक मशीन की ज़रूरत थी, इंसान की नहीं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि अब क्या हुक्म मिलेगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अगला हुक्म और अगली बात मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद को भी पार कर देगी। चाची ने आगे बढ़कर मेरे ऊपर से बिस्तर को खींच लिया। उनकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। ए महारानी, अभी तक सो रही है? चलो उठो, सारे बैठक में झाड़ू लगानी है, जल्दी से उठ। आज मेरी बेटी की शादी है, पूरा घर शीशे की तरह चमकना चाहिए। चलो उठो जल्दी से। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मैंने उठने की कोशिश करी तो टांगों ने मेरा बोझ उठाने से मना कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से निकल रही हो। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि चाची, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ऊपर वाले के लिए मुझे थोड़ी देर लेटने दीजिए। पर उनको मेरी हालत से कोई भी मतलब नहीं था। ये बहाने मत बनाओ, अगर रोटी खानी है तो काम करना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, और जब तक पूरा बैठक साफ नहीं हो जाए मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी। फिर मैं मुश्किल से लड़खड़ाती हुई बाहर बैठक में आ गई। बाहर दिसंबर की ठंड सख्त थी और कोहरे ने हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा था। चाची बरामदे में खड़ी हुई मुझे देख रही थी ताकि मैं कहीं रुक नहीं जाऊं। बुखार से चेहरा लाल हो रहा था और तप रहा था। हर देखने वाले को ये पता लग सकता था कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, लेकिन वहां पर पत्थर के दिल थे जिनका पिघलना नामुमकिन था। पूरे बैठक की सफाई के बाद मेरी सांस फूल चुकी थी और पसीना ठंड के बावजूद भी मेरे माथे से बह रहा था। पर मेरा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। चाची ने मुझे वहीं से आवाज दी, अब किचन में आ जाओ, मेहमानों के लिए खाना तैयार करना है। बेचारी ये अकेले क्या क्या करेगी, वो नौकरानी को कह रही थी। मैं गिरती पड़ती हुई किचन में पहुंची। वहां पर खाने पक रहे थे और गर्मी और भाप ने माहौल को घुटन से भरा बना रखा था। चाची के घर काम करने वाली नौकरानी मसाले भून रही थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों में तरस आ गया। बेटी, तुम तो खुद बीमार हो, तुम जाओ यहाँ से, मैं कर लूंगी। अभी उन्होंने ये कहा ही था कि चाची सर पर आकर खड़ी हो गईं। अरे तुम अपना काम करो, ये कोई शहजादी नहीं है जो हाथ नहीं लगा सकती। आहाना, तुम सब्जी का ध्यान रखो और चावलों का पानी चेक कर लो। मैं खाना बना रही थी पर मेरा दिमाग चकरा रहा था। बुखार की तेजी इतनी ज्यादा थी कि आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डाल रही हूँ और क्या नहीं। मसाले की खुशबू मुझे उल्टी का एहसास दिला रही थी। मेरा मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए मुझे सब्जी के टेस्ट का भी पता नहीं चला। बस मैं हाथ चला रही थी और दिल में ऊपर वाले को पुकार रही थी कि या तो मुझे मौत दे दे या फिर इस परेशानी से मुझे छुटकारा दिला दे। दोपहर तक घर मेहमानों से भर गया था। हर तरफ हंसी और खुशियों का शोर था। उर्वी लाल जोड़े में दुल्हन बनी हुई बैठी थी और उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट थी। वो बार बार अपनी दोस्तों को दिखा रही थी कि उसकी शादी कितने बड़े घर में हो रही है। शादी का वक्त करीब आ गया था। चाची ने हुक्म दिया कि शादी से पहले मेहमानों को खाना सर्व करना है। एक साइड वियान और उसके घर वाले मौजूद थे, जबकि औरतें दूसरी साइड पर थीं। मैं चाची की कामवाली के साथ मिलकर टेबल पर खाना लगाने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे और बर्तन का वजन मुझे पहाड़ के जैसा लग रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उस सब्जी के बर्तन को उधर की तरफ रख दिया जहां वियान और उसके घर वाले बैठे थे। चाची बड़े फख्र से मेहमानों के पास खड़ी हुई थी और मेहमानों से अपनी तारीफें बटोर रही थी। खाइए ना भाई साहब, ये खास तौर पर घर में ही मैंने खुद तैयार करवाया है। बाहर के खानों में तो अच्छा जायका कहाँ होता है। ये कहते हुए चाची ने खुद सब्जी का चम्मच भर लिया और वियान की प्लेट में डालने लगी। फिर उन्होंने दिखावे के लिए खुद भी थोड़ी सी सब्जी चखी ताकि सबको यकीन दिला सके कि खाना कितना स्वादिष्ट है। जैसे ही निवाला चाची के हलक से नीचे उतरा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने फौरन से प्लेट मेज पर पटक दी और मेरी तरफ मुड़ गई। ये क्या बनाया है तुमने? इसमें तो नमक ही नहीं है। मैं डरने लगी और पीछे को हट गई। चाची, वो मैं शायद भूल गई। तुम्हारी ये भूल मेरी नाक कटवाने के लिए काफी है। चाची का गुस्सा काबू से बाहर हो गया था। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सामने कौन बैठा हुआ है। वो तेजी से आगे बढ़ गईं और भरी महफिल में मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चटाक की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। मेरी बेटी की शादी का खाना था और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुम्हें एक तो मैं पाल रही हूँ, तुम्हारे नखरे उठा रही हूँ, और तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी।
चाची का थप्पड़ इतनी जोर से लगा था कि मेरा कान ही सुन हो गया और आंखों के सामने तारे नाचने लगे। मैं अपना गाल पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। मुझे लगा कि इतना दर्द, इतनी तकलीफ तो मुझे पापा के मरने पर भी नहीं हुई थी, जितनी आज इस भरी महफिल में बेइज्जत होने पर हो रही थी। मेरे आंसू टप टप करके फर्श पर गिरने लगे। चाची अब भी चीख रही थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह मनहूस है। मैंने सर उठाकर देखा तो चाची की दोनों बेटियां, हेमा और दुल्हन बनी हुई उर्वी, मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। उनको मेरी बेबसी और बेइज्जती पर मजा आ रहा था। और उर्वी, जो अपने होने वाले पति के साथ वाली कुर्सी पर तो नहीं, लेकिन सामने सोफे पर बैठी हुई थी, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वियान, जो अभी तक खामोश बैठा हुआ था, उसने अपनी प्लेट को दूर को सरका दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वो हैरत और दुख से कभी मुझे देखता तो जो जमीन पर गिरी पड़ी थी, और कभी उर्वी जो हंस रही थी। इन माँ बेटियों की हरकत देखकर एकदम से वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। कुर्सी पीछे गिरने की आवाज ने सबको चौंका दिया। बस बहुत हो गया। उसकी आवाज में ऐसी गरज थी कि चाची की जुबान को जैसे ताला लग गया हो। मैं इस घर में शादी नहीं करूंगा जहां पर इतना ज्यादा जुल्म किया जाता है। पंडाल में सन्नाटा छा गया। चाचा, जो मेहमानों में लगे हुए थे, डरते हुए आए। वियान के मम्मी पापा भी घबराकर खड़े हो गए। ये क्या कह रहे हो बेटा, आज शादी है तुम्हारी? उसके पापा ने उसको समझाने की कोशिश करी। नहीं पापा, मैं अंधा नहीं हूँ। कल से मैं ये नोट कर रहा हूँ कि इस घर में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। उसने उंगली से मेरी तरफ इशारा किया, जहां मैं अभी फर्श पर बैठी हुई कांप रही थी। देखिए इस लड़की को, इसका चेहरा देखिए, ये बुखार से तप रही है। कोई अंधा भी बता सकता है कि ये कितनी बीमार है, और इस हालत में इससे जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा है, और सिर्फ नमक कम होने की वजह से इस पर हाथ उठा दिया गया। और वो देखिए, इसने उर्वी की तरफ इशारा किया। वो लड़की जो मेरी पत्नी बनने वाली है, वो अपनी कजिन की बेइज्जती पर इतना ज्यादा हंस रही है। जो औरत अपने खून की नहीं हो सकती, वो मेरी और मेरे घर वालों की क्या होगी? चाची के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो हाथ जोड़कर आगे बढ़ने लगी। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। ये तो बस घर की बात है। ये लड़की ही ऐसी है, कामचोर है। चाची को रोक दिया। बस खामोश हो जाइए आप। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। ये कोई कामचोर नहीं है, बल्कि आप लोग ही जालिम हैं। आपने एक अनाथ बच्ची को नौकरानी बनाकर रख दिया। उसने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। पापा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शादी करूं, तो मेरी एक शर्त है। सब हैरानी से उसका मुंह देखने लगे। मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, और अभी करूंगा। उसने मेरी तरफ इशारा किया। कमरे में मौजूद हर एक इंसान हैरान खड़ा हुआ था। चाची की आंखें डर से बड़ी हो गईं। उर्वी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, और वो पत्थर की बनी हुई बैठी रह गई। वियान के मम्मी पापा ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, और उसके पापा बोले, बेटा, तुम जज्बाती होकर फैसला कर रहे हो। नहीं पापा, ये जज्बाती फैसला नहीं है, ये मेरे ज़मीर का फैसला है। मैं इस अनाथ लड़की को इस नर्क से निकालना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं हमेशा के लिए कुंवारा रह लूंगा, लेकिन इस घर की दूसरी बेटी से शादी नहीं करूंगा। वियान की संजीदगी देखकर उसके मम्मी पापा ने अपना सर झुका लिया। वो अपने बेटे के व्यवहार को जानते थे। चाची ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। क्या जुल्म है ये? मेरी बेटी का क्या कसूर है? हाय, मैं लुट गई। मेरी दुल्हन बनी बेटी की बारात वापस जा रही है। चाचा, जो अब तक खामोश खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, शायद उनके अंदर का जमीर भी जाग उठा था। शायद वो वियान की दौलत को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने आगे बढ़कर चाची को बाजू से पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। खामोश हो जाओ। तुमने अपने हाथों से अपनी बेटी की किस्मत बर्बाद की है। मैं तुम्हें मना करता कि अहाना पर जुल्म नहीं करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आज ऊपर वाले ने अहाना की सुन ली है। फिर वो वियान की तरफ मुड़ गए। बेटा, मुझे मंजूर है। मैं अहाना की शादी तुमसे ही करूंगा। इस बात पर उर्वी चीखती रही। चाची अपना सर पटकती रहीं, लेकिन तकदीर का लिखा हुआ पूरा हो चुका था। वो बारात जो उर्वी को लेने के लिए आई थी, अब मेरी डोली उठाने की तैयारी कर रही थी। पंडित जी को दोबारा से बुला लिया गया। मुझे नौकरानी ने सहारा देकर उठाया और अंदर कमरे में ले गई। मेरा बुखार अभी भी वैसा ही था, लेकिन अंदर से एक अजीब सा सुकून उतर गया था। उन्होंने मेरा मुंह धुलाया और उर्वी का ही एक सादा सा सूट मुझे पहना दिया, क्योंकि मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं थे। जब मैं वियान के साथ फेरे ले रही थी तो मेरे पैर कांप रहे थे। मैं रो रही थी, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये पहली बार था कि जब किसी ने मेरे लिए आवाज उठाई थी। किसी ने मुझे कूड़ा करकट नहीं बल्कि इंसान समझा था। चाची बाहर बैठक में दुहाइयां दे रही थी। लोग चुगलियां कर रहे थे, पर मैं आज कितने सालों के बाद खुद को जिंदा महसूस कर रही थी। विदाई के वक्त वियान ने मुझे खुद सहारा देकर गाड़ी में बैठाया।
उसने गाड़ी में बैठते ही मेरे माथे पर हाथ रख के देखा। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, हमें घर जाने से पहले डॉक्टर के पास जाना होगा। उसके लहजे में जो फिक्र थी, उसने मेरे सब जख्मों पर मरहम रख दिया। मैं शादी करवाकर उसके साथ उसके बड़े से घर में चली गई, जहां मुझे शहजादियों की तरह प्रोटोकॉल दिया जाता था। मेरे सास ससुर ने मुझे बेटी बनाकर रखा। वो मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। वियान मुझ पर अपनी जान छिड़कता। अब जब कभी मुझे ज़रा सा भी बुखार होता है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। कोई मुझे ये नहीं कहता कि उठो काम करो, कोई जुल्म नहीं करता। लेकिन अब साथ में एक ऐसा हाथ होता है जो मेरी परेशानी पर ठंडी पट्टियां रखता है और प्यार से कहता है कि तुम अकेली नहीं हो अहाना, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि देखने वाले अपनी मिसाल ले गए। चाचा की बेटी उर्वी की दूसरी जगह शादी हुई थी, लेकिन उसके घमंड की वजह से तलाक हो गई, क्योंकि चाची और उनकी बेटी की हरकतें और फितरत नहीं बदली। बेटी के तलाक और घर में बैठी बेटी के दुख ने चाची को अंदर से खोखला कर दिया। ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उनको शायद फालिस का अटैक हो गया। वो औरत जो कभी पूरे घर पर राज करती थी, जिसकी आवाज में दरो दीवार हिलते थे, आज वो एक लाश की तरह चारपाई पर पड़ी है। उसका मुंह टेढ़ा हो गया और वो बोल नहीं पाती। और कर्म ऐसा हुआ कि देखिए, चाची की वही लाडली बेटी उर्वी तलाक लेने के बाद अब अपने भाई और भाभी के घर में पड़ी हुई है। भाई और भाभी उन दोनों माँ बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करते। मैंने सुना है कि उसकी भाभी उर्वी से वही सब काम करवाती हैं जो कभी मुझसे करवाए जाते थे, और चाची अपनी आंखों से ये सब कुछ देखती रहती हैं, पर कुछ नहीं कर सकती। चाचा की 1 साल पहले ही डेथ हो गई। वो उन दोनों को इस तरह छोड़ गए, पर मैं अपने घर में हंसी खुशी अपने पति और बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ, जहाँ पर बहुत से नौकर चाकर मेरे इशारे के इंतजार में रहते हैं। 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी उन्होंने न मेरी इज्जत में कमी आने दी और न ही प्यार में। सच है कि सब्र का फल मीठा होता है और जुल्म का अंजाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।